हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए यानी कोस्ट गार्ड के लिए जो हमारा सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है वो आपको बता दूं कि आज का जो सेट प्रैक्टिस है आपको ये सेट प्रैक्टिस टोटल तीसरा सेट प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर रहा है आज। ठीक है, तो फटाफट चलिए सब लोग क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन को और सारे क्वेश्चन प्रीवियस रहे क्योंकि जो सेट प्रैक्टिस होते हैं ना वो आपको जैसे ही सेट प्रैक्टिस आप लगाना स्टार्ट करेंगे, जैसे 20 से 25 सेट प्रैक्टिस आप लगा लेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाकई में इजी पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए कोई नहीं, बिना देरी के लिए हम यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी जिससे आपका क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, ये है पहला क्वेश्चन है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी आपको पूछा गया है। वेयर आर डे एंड नाइट इक्वल, यानी कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर सवाल से मैंने आपको रिलेटेड जितने रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सब आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहेगा। और यहाँ पे बताइए कि दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, विषुवत रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, आप भूमध्य रेखा भी अगर आपका ऑप्शन में यहाँ पे रहेगा तो आप टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पे। देखिए जो पृथ्वी में दिन और रात भूमध्य रेखा पर होती है और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और भूमध्य रेखा पर साल भर में दिन और रात बराबर होते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले भूमध्य रेखा की लंबाई बताई थी और दुनिया की आबादी का केवल 20% ही भूमध्य रेखा से नीचे पाया जाता है। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना होगा, तो नोट कर लीजिए या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों का गिराया। बहुत ही अच्छा सवाल है। बहादुर शाह या फिर रफ़ी उद उल्लाह या फिर शाहजहां या फिर मोहम्मद शाह। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप सभी को तो ऐसे पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि हर बार कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन कर रहा है, यानी सारे प्रीवियस ईयर ही आपको क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रफ़ी उद उल्लाह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो हो ही गया, लेकिन रफ़ी उद उल्लाह जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहा जा गया है। ठीक है, और इनका जन्म 1996 में हुआ था और 1719 में अति लघु काल के लिए मुगल सम्राट बना था। और यह अपने भाई रफ़ी उद दर्जत की मृत्यु यानी उपरांत गद्दी पर बैठा था और इसे भी उसी तरह का सैयद भात्रा यानी ने बादशाह घोषित किया गया था। ठीक है, और 1719 में ही इसकी हत्या भी कर दी गई थी। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूर्य ग्रहण हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो सूर्य ग्रहण जब होता है ना, सूर्य ग्रहण जब आपको पता चल जाता होगा कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, उसी समय जो सूर्य है और पृथ्वी के जो बीच चंद्रमा आते हैं सूर्य ग्रहण के समय। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, यानी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि पुस्तक जो है वार एंड पीस के रचनाकार कौन है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। पुस्तक वार एंड पीस के रचनाकार कौन है। सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ या फिर लियो टॉलस्टॉय। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम यहाँ पे लियो टॉलस्टॉय हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके सामने, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो लियो टॉलस्टॉय हैं उन 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक हैं
और उनका जन्म सितंबर 1828 को रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ठीक है, उन्होंने रूसी सेना में भर्ती होकर क्रिमियन युद्ध 1855 में भाग लिया, लेकिन अगले वर्ष सेना छोड़ दी और लेखक के प्रति उनकी रुचि सेना में भर्ती होने से पहले ही जाग चुकी थी और उनके उपन्यासों वर एंड बिश 1865 से लेके 69 तक, एना कैरनीना 1875 से 77 को साहित्यिक जगत में क्लासिक का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। ये सारी चीज़ आपको लियो टॉल्स्टॉय के बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। देखिए आपके एग्जाम में हर टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्षेत्र से एक क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, आपका जैसे राजधानी, राज्य, मुद्रा, नदी, तालाब, जैसे पहाड़ी, हर जगह से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हो ही जाता है। तो जो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो है वियना। कौन सी है? वियना। तो कोई नहीं, हम ऑस्ट्रिया के बारे में आज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रिया जो भूमध्य में स्थित एक स्थल रुद्र देश है और इसकी राजधानी वियना है, जबकि राष्ट्रपति हेंज फिशर है और इसकी भाषा जर्मन भाषा है, लेकिन देश का ज़्यादातर हिस्सा एल्प्स पर्वतों से ढका हुआ है। यूरोपीय संघ के इस सदस्य की मुद्रा यूरो है और इसकी सीमाएं उत्तर में जर्मनी और चेक गणराज्य से, पूर्व में स्लोवाकिया और हंगरी से, दक्षिणी में स्लोवाकिया और इटली और पश्चिमी में स्विट्जरलैंड और लिस्टेनस्टाइन में से मिलती है। ये सारे चीज़ आपको बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस देश ने हाल ही में पृथ्वी अवलोकन हेतु हाई रिजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च किया। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में करंट से सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो चीन ने पृथ्वी अवलोकन हाई रेजोल्यूशन उपग्रह परियोजना के तहत मंगलवार को ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी गाओफिन 11 लॉन्च किया और यह उपग्रह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एवं रोड परियोजना में मदद करेगा। और समाचार एजेंसी सिन्हुआ में मुताबिक गाओफिन 11 जो उपग्रह को ताइयुयान उपग्रह प्रेक्षण केंद्र से लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए सुबह 11 बजे लॉन्च किया गया। और यदि हम बात करें चीन की, तो राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति कौन जी है? सी जिनपिंग होते हैं। तो ये आपको याद रखने होंगे, आपको ये पॉइंट तो याद रखना होगा, राजधानी और राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेंगे अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस व्यक्ति ने हाल ही में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, किस व्यक्ति ने हाल ही में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एमरसन मनांगवा। ठीक है, एमरसन मनांगवा, ऑप्शन सी यानी करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। अब हम इन जिम्बाब्वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जिम्बाब्वे में जारी यानी हिंसा के बीच चुनाव आयोग ने संसदीय चुनाव के नतीजे का ऐलान कर दिया है। यह एक बार फिर मौजूदा राष्ट्रपति एमरसन मैनगांगवा जो ने चुनाव जीत लिया है। ठीक है, और JNU-PF पार्टी के नेता एमरसन मैनगांगवा ने 50.8% वोटों के साथ जीत दर्ज की है और दूसरे नंबर पर MCD पार्टी के नेसल शमीसा 44.3% वोट ही जुटा सके हैं। तो समझ सकते हैं जीतेगा कौन, सबसे ज़्यादा फीसदी जो वोट रहेगा वही तो जीतेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है, यानी हर साल ये कब मनाया जाता है। देखिए आपके दिवस से भी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 25 जुलाई को, 22 जुलाई को या फिर 28 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 जुलाई को। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो विश्व भर में 29 जुलाई को यानी 2019 को मनाया जा रहा है, 2019 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विभिन्न देशों में अवैध शिकार एवं वनों के नष्ट होने की वजह से बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बाघों की संख्या पर रिपोर्ट जारी की है। देश भर में बाघों की संख्या टोटल 2967 पहुंच गई है। ये चीज़ आपको डेटा याद रखना होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे।
और अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा, राजस्थान, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट ने। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ये जो परिवहन सुरक्षा है इसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 मई कब का किया गया है? 19 मई 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि राज्य में 5 से अधिक छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों से लाने व ले जाने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा और हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं की सुविधा हेतु अलग अलग जिलों में पुलिस थाना खोला गया है और महिला डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में राज्य में टोटल 131 रूटों पर महिलाओं की लिए सारे बेंचे संचालित है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा किया है लेडीज़ों के लिए। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा बैंक हाल ही में भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक बना है? पेटीएम, एयरटेल, वोडाफोन, एम पेसा या फिर इंडिया पोस्ट? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? इंडिया पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय डाक। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एवं सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसके माध्यम से देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक भी बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना आसान हो गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पूर्ण परिचालन का 1 साल पूरा हो गया है और तभी बैंक ने आधार युक्त भुगतान प्रणाली EPS आधारित सेवाएं शुरू कर दी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 11 है कि इसरो ने हाल ही में GS86A सैटेलाइट का सफल प्रशिक्षण किया है, जो अगले कितने साल तक के लिए काम करेगा? आपको ये बताना है। 5, 10, 25 या 15 साल तक? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? 10 वर्षों तक काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट या फिर K2 या फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर का पठार, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है कि कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुआ था। ठीक है, कावेरी जल की भागीदारी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक विवाद भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रॉड लेवर का नाम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? टेनिस, फुटबॉल, फील्ड हॉकी या फिर वाटर पोलो? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, विधि आयोग का अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6, 9, 5, 8? तो देखिए इसके टोटल सदस्य थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोटल 6 थे। कितने? टोटल 6 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया सवाल। 17 नंबर सवाल देखेंगे कि जो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई, CD देशमुख, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाए। ए में हमारे पास क्या है? जॉन मथाई, जो 1950 में स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था जॉन मथाई के द्वारा 1950 में। नेक्स्ट देख लेंगे अगला क्वेश्चन और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में नृत्य शैली से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो छऊ किस राज्य का नृत्य है आपको ये बताना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। छऊ जो है किस राज्य का नृत्य, मतलब किस राज्य का नृत्य है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में नृत्य से यानी हर टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना होगा। हमें हर टॉपिक से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए सेट प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि हम आपको कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे वो आपको सेट प्रैक्टिस के माध्यम से पूरा आपको करा सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।